नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं बोनस पॉइंट। खबरों पर विश्लेषण के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आप देखिए ये ऑन द शो, जहां पता चलेगा आज कौन सी खबरों को हमारी टीम ने शामिल किया है चर्चा के लिए। पहली खबर सीधी मदद से जुड़ी। डीबीटी के रास्ते जो सीधे खातों में पैसा पहुंचता है वो घट गया है। क्यों घटा है, क्या वजह है, इसको टटोलेंगे। बढ़ गए सोने के बदले कर्ज लेने वाले। कर्ज लेने का जो पोर्टफोलियो है इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो का जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है, इकोनॉमी के बारे में ये डेटा क्या बता रहा है, ये समझेंगे। भूषण स्टील की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पर लगी रोक, और ये रोक भी कहां से लगी है? सुप्रीम कोर्ट से। क्या हुआ? अपनी तरह का ये पहला मामला है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे आज बोनस पॉइंट में। इसके बाद सरकार के गले फंसी वोडाफोन की मदद। सरकार ने वोडाफोन की मदद की, अब एयरटेल भी दरवाजे पर है। कह रहा है कि जैसे आपने वोडाफोन को सहारा दिया, हमको भी सहारा दीजिए। तो ये जो मदद थी टेलीकॉम सेक्टर की, ये गले का फंदा बन गई। आगे चलेंगे, बात करेंगे कच्चे तेल की। ठंडा पड़ा कच्चा तेल, आखिर ओपेक चाहता क्या है? गिरती कीमतों में उत्पादन और बढ़ा दिया। मांग है नहीं, आपूर्ति बढ़ाते चले जाएंगे, गिरते बाजार को और नीचे धकेल देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल वही देश जिनकी इकोनॉमी पूरी ऑयल पर टिकी है। ओपेक चाहता क्या है, ये समझेंगे। और इसके बाद अब ट्रंप ने फिल्मों पर लगाया टैरिफ। जी हां, अगर आप भारत में या दुनिया के किसी और देश में जो गैर अमेरिकी मुल्क है वहां फिल्म बनाते हैं और अमेरिकी लोगों को दिखाना चाहते हैं, यानी कि आप लेकर जाना चाहते हैं अमेरिका में वो फिल्म, तो आपको टैरिफ देना पड़ेगा। अब आप सोचिए, फिल्म पर भी टैरिफ लगेगा। क्या इस खबर के भीतर है? कितना टैरिफ है, क्या इसका असर होगा? इस पर एक डेटा पॉइंट भी लेकर आए हैं हम, जिससे आपको इस खबर को और विस्तार से और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। लेकिन पहली खबर सीधी राहत से जुड़ी। फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी के तहत देनदारी घटने से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में 6.77 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। यह रकम 3 वर्षों में सबसे कम है। वित्त वर्ष 2025 में डीबीटी लाभार्थियों की संख्या बढ़ने के बावजूद यह ट्रांसफर कम हुआ है। 2024 की बात करें तो 6,91,000 करोड़ रुपए और 23 में 7,16,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर इस रास्ते हुआ था। सर, 3 साल में सबसे कम सीधी मदद खाते तक पहुंची। कैसे समझें इस आंकड़े को? आंकड़ा दिलचस्प है और इसे भीतर से समझने पर हमें एक अलग तरीके की तस्वीर दिखाई देती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में पिछले 8-9 सालों में काफ़ी बदलाव हुए हैं। सरकार ने बहुत सारी स्कीमों को जोड़ा है और बहुत जगह सब्सिडी और लीकेज रोकने की कोशिश की है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में इस समय कम से कम करीब 55 मंत्रालयों की 327 स्कीमें में शामिल हैं, जिनमें फर्टिलाइजर सब्सिडी है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, पहल है, फूड सिक्योरिटी है और एलपीजी सब्सिडी है। इस तरह की असंख्य स्कीमें हैं। पर आंकड़े को जब आप भीतर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि डीबीटी के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जहां कोई सामग्री या सामान दिया जाता है, जिसको आप अंग्रेजी में काइंड कह सकते हैं, और दूसरी तरफ इसका एक कैश सेगमेंट है जिसमें सीधे नगद खातों में ट्रांसफर किया जाता है। तो जो स्कीमें डीबीटी में काइंड के तहत, सामग्री के तहत आती हैं, जिनमें पहल है, एलपीजी की स्कीम है, पीडीएस है जिसमें अनाज दिया जाता, और फर्टिलाइजर सब्सिडी है। इनमें जरूर उल्लेखनीय कमी दिखाई दी है, जबकि जो कैश का सेगमेंट है उसके आंकड़े में बढ़ोतरी दिखाई देती है। तो जो कैश का सेगमेंट है उसमें जो इस साल का आंकड़ा है 2024-25 का, वो 2,92,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर आप काइंड के सेगमेंट में देखें, जहाँ से सामग्री दी जा रही, उसमें हमें 3,98,000 की जगह 3,85,000 करोड़ रुपए की राशि दिखती है। और अगर आप 2023 से तुलना करें, 22-23 से, तो 4,55,000 की है। तो कुल राशि में केंद्र सरकार सामग्री के तौर पर जो सब्सिडी देती थी उसमें कटौती की गई है। और ये कटौती 2-3 जगह हुई है। एक तो राशन कार्ड्स की छटनी हुई,
क्योंकि पीडीएस का जो अनाज जाता था उसे रोकने की कोशिश की गई। दूसरा, एलपीजी की सब्सिडी कई लोगों ने छोड़ी, पहल के तहत लोगों ने स्वयं सब्सिडी सरेंडर की। और जो उल्लेखनीय कमी हमें शोभन दिखती है वो फर्टिलाइजर सब्सिडी में दिखाई देती है। फर्टिलाइजर सब्सिडी में फर्टिलाइजर के लीकेज को रोककर, दुरुपयोग को रोककर सरकार ने फर्टिलाइजर की आपूर्ति को सीमित किया और इसलिए यहाँ हमें ठीक ठाक बचत दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल के वर्षों में कई सारी स्कीमों में से किसान सम्मान निधि है या कई और अन्य स्कीम है, उनमें भी जो गलत बेनिफिशियरीज थे उनके खातों में छटनी की गई है, उसका भी फ़ायदा इसे मिला है। लेकिन नकदी के आधार पर देखें तो 2023 में कैश में सरकार ने 2,60,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे, जो अब बढ़कर 2,92,000 करोड़ रुपए हो गए। यानी डीबीटी के ट्रांसफ़र बढ़े हैं, पर डीबीटी के तहत दी जाने वाली जो चीज़ें, सामग्री हैं, उनमें कमी आई है और इसलिए कुल जो लागत है जो कुल ट्रांसफ़र वो कम दिखाई दे रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR ने दुनिया की पहली जीनोम एटीडेट यानी जीई चावल की किस्में विकसित की हैं। ICAR का दावा है कि दोनों किस्मों में चावल की पैदावार 20 से 30% ज़्यादा होगी। रविवार को केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने चावल की दोनों किस्मों को लॉन्च किया। सर, दोनों किस्मों में अंतर क्या है? महत्वपूर्ण ये कि हमेशा जब भी जीनोम या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की बात चलती है तो उसका विरोध भी होता है और भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का विरोध पहले से होता रहा। ये पहला हिस्सा है जो जीनोम एडिटेड सीड्स हैं, ये जीएम सीड्स नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं, और इनकी जो वैज्ञानिक या साइंटिफिक फ़र्क है इसे समझना ज़रूरी है। जीनोम सीड्स जो होते हैं, जो पूरी तरह जीएम क्रॉप्स होते हैं, उन्हें उनके जीन्स तैयार किए जाते हैं, जबकि जीनोम एडिटेड सीड्स में उसी फसल का जो डीएनए है उसे एडिट किया जाता है और उसे बदला जाता है। तो ये भारत का पहला प्रयोग है जिसमें चावल में जीनोम तो नहीं लेकिन उनके जीनोम को एडिट करके एक नई किस्म विकसित की गई है, जिससे भारत के चावल उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने की संभावना। 20 से 30% का दावा वैज्ञानिकों की तरफ से उस कार्यक्रम में किया गया जहाँ इसे लॉन्च किया गया था, और ये 20 दिन पहले पक भी जाते हैं, यानी फसल भी 20 दिन पहले तैयार हो जाती है। सर, दूसरी तरफ चावल के बाजार में अगर अभी आप देखें तो खासी उठापटक मची हुई है बासमती को लेकर, इसके अलावा वो जो ब्रोकन राइस होता है उसको लेकर। ये खबर क्या उस बाजार पर भी कुछ असर डालेगी? चावल के बाजार में पूरी दुनिया के बाजार में दिलचस्प घटनाक्रम है, और अगर आप बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं तो आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि हम अपने कमोडिटी कवरेज में, एग्री कमोडिटी कवरेज में लगातार चावल के बाजार में क्या हो रहा है इसे हम बता रहे हैं। लेकिन मौजूदा घटनाक्रम भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के तनाव से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान में पानी की कमी से, सिंधु का पानी रोकने से और हाल के तनाव के कारण बासमती की फसल प्रभावित होगी। भारत और पाकिस्तान दुनिया में बासमती के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक हैं और पूरी दुनिया में इसको लेकर एक दूसरे से बहस भी करते रहते हैं अलग अलग मंचों पर। ऐसी स्थिति में भारत के लिए अगर पाकिस्तान में क्रॉप खराब होती है, टूटती है, तो भारतीय निर्यातकों के लिए बेहतर अवसर पैदा होंगे। हम आपको पिछले कार्यक्रमों में बता भी चुके हैं कि थाईलैंड और पाकिस्तान दोनों जगह स्टॉक घटने की खबरें भी बाजार में आई थी। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंकों को गोल्ड लोन कारोबार में 100% से ज़्यादा की ग्रोथ आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि मार्च अंत में बैंक का कुल गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया। इससे पहले वित्त वर्ष 23-24 में ये 1,02,000 करोड़ रुपए था। सर, इस ट्रेंड को कैसे समझें? गोल्ड के बदले लोन लेने का जो आकार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दो तरह से इसे समझना जरूरी है। एक तरफ एक पूरा नया सेगमेंट है जिसने भारत के रिटेल लोन के सबसे बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। यानी जो खुदरा कर्ज भारत में लिया जाता था, जो क्रेडिट कार्ड के बदले पर्सनल लोन के जरिए लिया जाता था, वो सारा का सारा हिस्सा, उसका एक बड़ा हिस्सा गोल्ड लोन में शामिल हो गया है। दूसरा पहलू ये है कि भारतीय लोगों ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए गोल्ड को कर्ज लेने का आधार बनाया। आप कुछ आंकड़े सुनिए जो बेहद दिलचस्प भी हैं और चौंकाने वाली भी हैं। आप गोल्ड लोन की मांग में या गोल्ड लोन के डिसबर्समेंट में या पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी को सोने की कीमत से सीधे तौर पर नाप सकते हैं। 2020 में गोल्ड लोन का और गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट गोल्ड लोन का जो आकार था वो 33,257 करोड़ रुपए था। 2025 में वो 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। इस दौरान जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 100% से ज़्यादा है। यानी 2020 में 35% की ग्रोथ थी और अब 104% की ग्रोथ है।
वजह इसकी यह है कि गोल्ड के प्राइसेस 2020 में 38,590 रुपए के आसपास हुआ करते थे और अब 85,000 और 1 लाख के आसपास को उसको क्रॉस कर गए। जब तक का आंकड़ा आरबीआई ने दिया है तब तक 85 से 90,000 के आसपास थे। 42% के आसपास की प्राइस में ग्रोथ आरबीआई ने अपने डेटा में रिकॉर्ड की। ये बता रहा है कि लोगों ने अपने घर के सोने की कीमत बढ़ने के बाद उस पर बेहतर लोन की वैल्यूएशन हासिल करने की कोशिश की है। पर एक नकारात्मक और चिंताजनक पहलू ये भी है कि हम आपको बता चुके हैं कि भारत में गोल्ड लोन में डिफ़ॉल्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि गोल्ड रखने वाले लोग या गोल्ड देकर अपने ज़रूरी खर्चों के लिए कर्ज लेने वाले लोग अंततः कई बार इसकी वापसी नहीं कर पाते और एक बड़ी संख्या है गोल्ड लोन में डिफ़ॉल्ट होने वालों की। गोल्ड चूंकि ग्रामीण इलाकों में, कस्बाई इलाकों में बचत के तौर पर इस्तेमाल होता है और जब कोई संकट या क्राइसिस दिखती है, बेरोजगारी है, लोगों की आय में कमी है, तो ये सोना गिरवी होने के लिए बैंकों के पास पहुंच जाता है। तो बैंकों के पास तो लोन के पोर्टफोलियो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही कर्ज चुकाने पे चूकने पर ऑक्शंस की संख्या भी बढ़ रही है। भूषण स्टील की इंसॉल्वेंसी के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कंपनी के लिक्विडेशन का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तब सुनाया जब आईबीसी के तहत भूषण स्टील को खरीदने के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील ग्रुप ने 19,700 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और वह इस बोली को जीत चुका था। आईबीसी के तहत यह आज तक का सबसे बड़ा मामला था जो सेटल होने जा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया और रोक दी। सर, क्या पूरा मामला है, क्यों रोक दिया गया? जब आईबीसी ने कोई चीज़ क्लियर कर दी, बोली लगाई गई, बोली जीत ली, ट्रांसपेरेंट अगर प्रोसेस था, फिर दिक्कत क्या? भारत में लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी के ताज़ा इतिहास में ये बेहद सनसनीखेज मामला है, जहां एक कंपनी जिसका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव था, टेक ओवर होने वाला था, उस कंपनी की प्रक्रिया को रोककर उसे लिक्विडेट करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खासी सख्ती के साथ जेएसडब्ल्यू पर टिप्पणी की। 2 साल पहले इसका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था, लेकिन उसके बाद से आज तक कंपनी ने, जेएसडब्ल्यू ने, जो कि एनक्लेट से मंजूर होकर आया था, कोई बड़ी गतिविधि इसकी दिशा में आगे नहीं की और ये मामला तब से लटका हुआ है। और यहाँ हमें सुप्रीम कोर्ट के इस दखल से आईबीसी प्रक्रिया में जो देरी है उसकी जो चिंता है वो झलकती दिखाई देती, और इसलिए 19,000 करोड़ 19,700 करोड़ रुपए के आसपास का रेजोल्यूशन प्लान सुप्रीम कोर्ट ने देरी के कारण रद्द कर दिया, क्योंकि जेएसडब्ल्यू, जिसे कि इसे खरीदने का, इसे टेक ओवर करने का अधिकार मिल गया था, उसने अभी तक इसमें कोई बड़ी गतिविधि या कोई पहल आगे नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह रेजोल्यूशन प्लान का वायलेशन है, यानी जिस रेजोल्यूशन प्लान पर क्रेडिटर्स कर्ज देने वाले और कंपनी राजी हुई थी, जेएसडब्ल्यू ने उसका वायलेशन किया। और इसलिए ये बेहद सनसनीखेज खबर थी आज कॉर्पोरेट की दुनिया में कि भूषण स्टील की 19,000 करोड़ रुपए की का रेजोल्यूशन प्लान और उसका टेक ओवर अब रद्द कर दिया गया और अब कंपनी को बेचने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा दिया गया है। सर, अब आगे क्या होगा ये जानने से पहले इसके जो पिछले केसेस इस तरीके के थे उनसे ये केस अलग क्यों है? अब क्या इसमें ऐसा है जो इसको अलग बनाता है पुराने सारे केसेस से? एक तो ये सबसे बड़ा केस था भूषण स्टील का, और इस केस को में ये माना जा रहा था कि स्टील कंपनी फाइनली टेक ओवर के लिए चली जाएगी। इससे पहले के केस की लिस्ट में खोल कर देख रहा हूँ, 8 मार्च 2019 को एस्सार का रेजोल्यूशन प्लान पास हुआ था, जिसे आर्सेलरमित्तल ने और नेपाल स्टील ने मिलकर टेक ओवर किया था। वीडियोकॉन का रेजोल्यूशन प्लान एनक्लेट में था और इसके लिए नया रेजोल्यूशन प्रोसेस हासिल किया गया। ये पहला ऐसा बड़ा रेजोल्यूशन था जो नतीजे की तरफ बढ़ रहा था। एक और रेजोल्यूशन प्लान अभी अप्रूव हुआ था जो बीपीसीएल का था, जिस वीओवीएल लिमिटेड का, लेकिन अब इस प्रक्रिया के बाद भूषण स्टील का रेजोल्यूशन फंस गया है और इस बात की संभावना है कि जेएसडब्ल्यू इस फैसले को तो के खिलाफ शायद अपील करेगी, इस पर पुनर्विचार की याचिका डालेगी, लेकिन इसका असर हमें आने वाले समय में जेपी एसोसिएट्स का एक और बड़ा रेजोल्यूशन प्लान सामने रखा हुआ है, जिसमें कई कंपनियां एसेट्स खरीदना चाहती हैं, उस पर भी पड़ता दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने एजीआर बकाये के बदले सरकार को इक्विटी देने के लिए एक बार फिर से दूरसंचार विभाग को संपर्क किया है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि प्रमोटर के ऊपर ज़्यादा कर्ज होने की वजह से बकाये के बदले आप कंपनी के शेयर ले लीजिए और इनके इस ऑफर पर आप विचार करें। भारती एयरटेल पर करीब 41,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है और वह भी सरकार से उसी तरह तरजीह चाहती है जिस तरह तरजीह से सरकार ने
वोडाफोन के कर्ज के बदले अपने पास इक्विटी रख ली है। सर, सरकार इस पूरे मामले में क्या आपको लगता है फंस गई? एक को तो राहत दी कि ठीक है, अब दूसरे कह रहे हैं कि हमको भी वैसी राहत दीजिए। ये मामला उलझ गया है और ये लगातार ऐसा हुआ है जब 15 दिन में दूसरी बार एयरटेल ने सरकार को इस बात के लिए चिट्ठी लिखी है। आपको याद होगा, हम लोगों ने इससे पहले भी चर्चा की थी, जब वोडाफोन पर जो लाइसेंस फीस की बकायदारी थी, जिसको KGR कहा जाता है, उस बकायदारी के समय सरकार ने उसे इक्विटी में बदलने का फैसला किया था। तभी ये सवाल उठे थे कि सरकार एक निजी कंपनी को इस तरीके की राहत और मदद क्यों देने जा रही है, और ये अपने आप में एक नज़ीर बनेगा, एक प्रेसिडेंट बनेगा, और वैसा ही हुआ। वोडाफोन को इस मदद के बाद अब एयरटेल आगे आ गई। एयरटेल के ऊपर करीब 1.77 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है, जिसमें 41,000 करोड़ रुपए की राशि सरकार को चुकानी है, उसने जो लाइसेंस फीस ले रखी थी और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें कि रेवेन्यू शेयर नापने का फार्मूला बदला गया था। एयरटेल ने कहा है कि अगर उसे उस कर्ज को इक्विटी में बदल दिया जाएगा तो उसे करीब 40,000 करोड़ रुपए के कर्ज की भुगतान में कमी होगी और इससे कंपनी की बैलेंस शीट बेहतर होगी। हालांकि सरकार की तरफ से इस बात को इससे पहले भी कहा जा चुका है कि वो अब इस तरीके की कोई अदला बदली अपनी लाइसेंस फीस की बकायदारी के बदले नहीं करेगी, लेकिन ये मामला थोड़ा गंभीर होता दिख रहा है क्योंकि टेलीकॉम कंपनी ने, एयरटेल ने इस पर उसको लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हम इसे ऐसा इसलिए कह रहे हैं नज़ीर बनने वाली स्थिति, क्योंकि केंद्र सरकार तमाम कंपनियों को ज़मीनें देती है, लाइसेंस देती है, और अगर एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई तो जो कंपनी संकट में फंसेगी वो सरकार को की देनदारी को इक्विटी में बदलने की कोशिश करेगी। ये सरकार की स्थापित नीति से बिल्कुल उल्टा है। सरकार निजीकरण की तरफ जा रही है, एसेट्स का मोनेटाइजेशन कर रही है, कंपनियों की हिस्सेदारी को शेयर बाजार में लिस्ट करा रही है, और यहाँ बिल्कुल प्रक्रिया उल्टी के चलती हुई कंपनी अपनी हिस्सेदारी सरकार को बेचने की कोशिश कर रही है की तैयारी। वोडाफोन के इस फैसले के बाद सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से एयरटेल के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन ये मामला थोड़ा उलझता हुआ दिख रहा है। राजनीतिक दलों को चंदे के नाम पर टैक्स चोरी करने वाले लोगों पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने ऐसे 63,000 लोगों से 1400 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 2022 से 2024 के दौरान चंदा दिया था। यानी कि ऐसे दलों को चंदा दे दिया जो रजिस्टर्ड भी नहीं थे। बीते 2 वर्षों के दौरान 4 लाख से ज़्यादा टैक्स पेयर ऐसे थे जिन्होंने राजनीतिक दलों को दिए चंदे पर आयकर अधिनियम 80 GGC के तहत छूट ले ली थी। आयकर विभाग को इन्हीं लोगों पर शक था और कार्रवाई के बाद इनमें से कई लोगों से वसूली भी हुई है। सर, ये अपनी तरह का एक और नया मामला है कि राजनीतिक दल भी शायद अपने आप ही बना लिया होगा और उसी को चंदा दे दिया। शक कैसे हुआ और क्या लगता है आपको आयकर विभाग अब और क्या टटोलेगा? आयकर विभाग के पास जब 80 GGC के रिटर्न पहुंचे तो करीब 3,264 के आसपास ऐसी नॉन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज पाई गई जिन्हें चंदा दिया गया था। राजनीतिक दलों को चंदे पर टैक्स की छूट मिलती है, लेकिन वो छूट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, और तब राज्यों में छोटे चुनावों के लिए दल बनाए गए और लोगों ने उनको चंदा दिया और इनकम टैक्स रिटर्न में उसका क्लेम 80 GGC के तहत हासिल किया। ये मामला काफ़ी बड़ा हो गया। करीब ऐसा पता चला कि 2021 में 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की इलेक्टोरल फंडिंग इस रास्ते से की गई। 2023 और 2024 के दौरान जो पता चला, ये फंडिंग काफ़ी बड़ी थी और इससे ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हुआ कि भारत में राजनीतिक दलों को चंदा देकर टैक्स बचाने का एक खेल है और एक किस्म की राउंड ट्रिपिंग है कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया और उसके बाद आपने अपना क्लेम फाइल किया और बाद में पैसा वापस आपके पास घूम कर आ गया। तो ये पहला सबसे बड़ा क्रैकडाउन है। 63,000 लोगों पर, 63,000 चंदा देने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई और राशि भी बरामदगी की काफ़ी जो पकड़ी गई है राशि चोरी की, वो 1,400 करोड़ रुपए के आसपास है। दिग्गज निवेशक वॉरेन बुफे ने अपनी कंपनी वर्कशायर हैथवे के CEO पद छोड़ दिया है। वॉरेन की जगह अब ग्रेग एवेल ने ली है। शनिवार को ही कंपनी के शेयर होल्डर्स की बैठक में वॉरेन बुफे ने पद छोड़ने की घोषणा की। बुफे 94 वर्ष के हो चुके हैं और अभी तक कंपनी की अधिकतर निवेश रणनीति वही देखते थे। सर, अब निवेशक इसको कैसे देखें? जो उस कंपनी के रास्ते, उसका हाथ पकड़कर बाजार देख रहे थे,
वो आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? वारन बफे की कंपनी की जो सालाना बैठक होती है बर्कशायर हैथवे की, वो कई मामलों में पूरी दुनिया में निवेशकों की निगाहों में रहती हैं। बहुत सारे अध्ययन करने वाले लोग वारन बफे के जो भाषण होते हैं, जो सवाल जवाब हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो दुनिया की सबसे सफल निवेश कंपनी है। दूसरी तरफ उनकी टिप्पणियाँ बाजार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और इस बार की बैठक तो इसलिए भी ज़्यादा बड़ी खबरों में हो गई कि वारन बफे ने अब अपने आप को रिटायर करने का फैसला किया और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी, जो इस साल कंपनी का पद संभालेंगे। कैश रिजर्व ह्यूज है वारन बफे के पास। लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की वो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी जिस पर कल सबकी निगाहें थी वो थी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर। और उन्होंने ये कहा कि टैरिफ उनकी सीधी टिप्पणी थी कि टैरिफ ने बाजारों को भी निराश किया है और बाजार में भरोसे का और विश्वसनीयता का संकट पैदा किया है। उन्होंने ये कहा कि संतुलित व्यापार ही बाजार दुनिया के लिए अच्छा है और व्यापार को किसी देश को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसे बाजार ने काफ़ी गंभीरता से समझने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप की इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई क्योंकि वारन बफे के कहे हुए पर को पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये इस बात की तरफ इशारा किया कि वो अपनी निवेश की रणनीतियों में टैरिफ के नकारात्मक असर को मान रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भविष्य में अगर टैरिफ रहे तो निवेशकों को और निवेश की प्रक्रिया को नुकसान होगा। बर्कशायर हैथवे की तस्वीर अच्छी थी, अच्छा कैश रिजर्व था कंपनी के पास। कंपनी का जो नए CEO आएंगे वो अब नए तरह से चीज़ों को कैसे करेंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $58 पर आ गया। साथ में WTI क्रूड की कीमतें $55 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन बढ़ोतरी के फैसले के बाद कीमतों पर दबाव देखा गया। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती बढ़ने की आशंका से भी कच्चे तेल की मांग घटने की आशंका है, जिस वजह से कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सर, ओपेक अब चाहता क्या है? दरअसल अगर कीमतें गिर रही थी तो सही रणनीति तो ये थी कि भाई आप उत्पादन घटाइए और कीमतों को सहारा दीजिए, बट यहाँ तो उल्टा हो गया। ओपेक देश दरअसल दो तरीके की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आप आंकड़े अगर देखें कच्चे तेल के तो आपको सामने दिखाई दे रहा है WTI $60 से नीचे, और ये जो WTI $60 से नीचे है ना, यही ओपेक की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। क्योंकि अब दुनिया के बाजार में ट्रेड को लेकर, जैसा अभी वारन बफे ने कहा, जिसको हमने रेफरेंस दिया कि दुनिया के बाजार में अलग अलग देश ट्रेड को अपने तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा समर्थन मिला था अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री का, और ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कच्चे तेल की तेजी का फायदा अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री को मिलेगा। ओपेक देश उत्पादन बढ़ाकर WTI पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेशर हमें साफ दिख रहा है। एक सीमा से नीचे जाने पर अमेरिका के तेल उद्योग के लिए कच्चे तेल का उत्पादन नुकसान का सौदा हो जाएगा, जो उसके करीब ही पहुंच गया है। और इस स्थिति में अब ओपेक देशों ने अपने यहाँ उत्पादन बढ़ाने की तैयारी की, जो लंबे समय से रुका हुआ था। दूसरा इसका एक पहलू यह है कि जो बड़ी प्रमुख तेल अर्थव्यवस्थाएं हैं मिडिल ईस्ट की, उनमें सऊदी अपनी अर्थव्यवस्था का पूरा स्वरूप ही बदल रहे हैं, अपना फोकस ही चेंज कर रहे हैं, और सऊदी इस तेल के बाहर नए क्षेत्रों में निवेश करके रेवेन्यू हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी की संभावनाएं गहराती जा रही हैं, चूंकि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार के कारण चीन जैसा बड़ा बाजार जहां पर कच्चे तेल की मांग कम होने की संभावना है। ये तो एक और भी असर इस तरह से दिखता है। पर कच्चे तेल के बाजार में अब मंदी के स्पष्ट संकेत हैं। जब इस कार्यक्रम पे हम बात कर रहे हैं तो हमारे सामने स्टैंड चार्ट का फोरकास्ट आ गया है। स्टैंड चार्ट ने कहा है कि इस साल 2025 में ऑयल की कीमत करीब $16 पर बैरल नीचे गिर जाएगी, और 60 से 61 डॉलर का टारगेट स्टैंड चार्ट ने ऑयल के लिए दिया है, जो कि ऑलमोस्ट रिसेशन के करीब है, मंदी के करीब है, मंदी जैसा टारगेट है। ये स्टैंड चार्ट का सबसे ताज़ा फोरकास्ट है। और कच्चा तेल औसतन पूरे साल के लिए कच्चा तेल लगभग उसके आसपास ही चल रहा है, क्योंकि स्टैंड चार्ट का कहना है कि सऊदी अरब सस्ते कच्चे तेल का नुकसान सहने को तैयार है और उत्पादन बढ़ाना चाहता है। इसलिए अब कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले समय में कोई बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं, और मांग घटने से इसमें और ज़्यादा दबाव बनेगा और ज़्यादा गिरावट होगी। ये खबर कई तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर अलग अलग तरह से असर करेगी। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए खबर अच्छी है, लेकिन मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्थाओं में इससे मंदी और बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ भारत अपने रिश्तों को लगातार खत्म कर रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में भारत ने अपनी समुद्री सीमा में पाकिस्तान के समुद्री जहाज़ों को रोक लगा दी है। साथ में भारत ने अपनी समुद्री जहाज़ों के पाकिस्तान के पोर्ट पर जाने पर भी रोक लगाई है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द किया, साथ में अटारी बॉर्डर के रास्ते व्यापार पर भी रोक लगाई है। सर, किन किन मोर्चों पर क्या क्या तैयारी है, किस किस तरह से पाकिस्तान को घेरने की तैयारी हो रही है? शेयर बाजार की दृष्टि से, भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी की दृष्टि से इस समय सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम यही है और प्रतिदिन इसमें नए बदलाव आ रहे हैं। आर्थिक नजरिए से हम देखें तो पिछले 3 दिनों में 3 बड़े घटनाक्रम हुए। एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री रास्ते से मैरीटाइम ट्रेड बिल्कुल बंद हो गया, हर तरह से बंद कर दिया गया। बहुत बड़ा फैसला है भारत के साथ। आने वाले समय में ये अरब सागर के इलाके में सुरक्षा गतिविधियां बढ़ने के कारण अन्य शिपिंग लाइन्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारत ने तय किया कि अब पाकिस्तान के झंडे वाले जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लंगर नहीं डालेंगे और भारतीय जहाज अब पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएंगे। इसके अलावा जितना मेल कुरियर पार्सल कम्युनिकेशन था उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया। ये बड़ा फैसला था। तो अब स्थलीय रास्तों से तो व्यापार पहले से ही बंद है। थर्ड पार्टी ट्रेड पर हम आपको विस्तार से बता चुके हैं कि भारत श्रीलंका, दुबई और सिंगापुर से इस बात की कोशिशें कर रहा है क्योंकि वो ट्रांसशिपमेंट हब है और भारत से $10 बिलियन का ट्रेड, करीब $10 बिलियन का ट्रेड पाकिस्तान को इन्हीं रास्तों से जाता है जो सीधे भारत की सीमा से नहीं जाता। इसे रोकने की कोशिश की जा रही। इस घटनाक्रम ने तनाव के एक सीमा में से और आगे बढ़ने के संकेत दिए। दूसरा बड़ा घटनाक्रम जो हुआ वो ये कि आज पाकिस्तान की समुद्री सीमा में टर्की का विमान वाहक जहाज आया। टर्की की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि मित्रवत गतिविधि है, वो वहाँ पर आए हैं और पाकिस्तानी सेना के साथ बात करेंगे। पर यह हलचल खासी महत्वपूर्ण है माना जा रहा है और टर्की ने पहलगाम हमले के मामले में पाकिस्तान के रुख का समर्थन भी किया था। तो एक तीसरा देश अब इस लड़ाई के करीब आता हुआ दिख रहा है, जो टर्की के जहाज को हमने तुर्की है जिसको कहते हैं, उसके जहाज की गतिविधियां देखी। इसे बाजार बहुत करीब से समझने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी और महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह हुआ कि बगलिहार के बाद भारत सरकार ने अब किशनगंगा डैम से भी पानी का फ्लो रोक दिया पाकिस्तान में जाने के लिए। बगलिहार से पानी पहले ही रोका जा चुका था और इसका असर पाकिस्तान में तात्कालिक तौर पर पनबिजली की जो हाइडल की परियोजनाएं उन पर पड़ेगा और सिंचाई पर पड़ेगा। तो ये 3 वो घटनाक्रम थे जो सीधे सीधे शुभम आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए हमें दिखाई दिए और जो तनाव को और ज़्यादा बढ़ने के संकेत दे रहे थे कि भारत का रुख सख्त होता जा रहा है। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर भारत ने संयुक्त सुरक्षा परिषद के सदस्यों से बातचीत शुरू की है, अन्य तरीके की कूटनीतिक तैयारियां की हैं। रूस की तरफ से आज भारत के पक्ष में एक बयान आया है। तो ये सारे घटनाक्रम भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ने की बात कह रहे हैं। और अगर इसके साथ पैरेलली आप देखें तो पिछले 3 दिन में पाकिस्तान ने 3 मिसाइल्स के सरफेस के परीक्षण भी किए हैं। हालांकि पुरानी मिसाइल हैं लेकिन उनको पाकिस्तान ने कहा कि वो तैयारियों में लगा हुआ है। सर, बाजार की बेचैनी को इस पूरे घटनाक्रम की रोशनी में कैसे समझा जाए? बाजार की बेचैनी लाजमी है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा भारतीय उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती दिखते हैं। हालांकि बाजार ऊपर नीचे हैं, कुछ अनोखे घटनाक्रम भी बाजार में दिख रहे हैं। जिससे इस समय जब भारतीय सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा तनाव है, ऑलमोस्ट फ्लैश पॉइंट के करीब चीज़ें हैं, जिस तरीके की स्थितियां दोनों तरफ से दिख रही हैं, ऐसी स्थिति में भी एफआईज की खरीदारी हमें बाजार में दिखाई दे रही, जो बेहद दिलचस्प है। भारतीय निवेशक थोड़ा सतर्क हैं पर एफआईज खरीदारी कर रहे हैं। कारण उसकी वजह है कि डॉलर की कमजोरी के बाद अब विदेशी निवेशकों को इमर्जिंग मार्केट में अपने फंड्स शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद का असर दिख रहा है। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का ही केवल इमर्जिंग मार्केट ऐसा है जिसमें निवेश किया जा सकता है, तो हमने ऐसी स्थिति में भारत में विदेशी निवेशकों का निवेश बढ़ते देखा है, जबकि तनाव की स्थिति है। लेकिन बाकी बाजार सतर्क है, एज पर है, क्योंकि पिछले रुझान जो बताते हैं, पिछले वर्षों में जब इस तरीके की घटनाएं दशकों में हुई हैं तो शेयर बाजार में औसतन करीब 7% के आसपास की गिरावट हुई है। इससे पहले 3% का आसपास की गिरावट रही है। बाजार मान रहा है कि अगर कोई बड़ा टकराव होता है तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। तो भारतीय बाजार सतर्क हैं, सरकार की गतिविधियों को करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी निवेशक खरीदारी कर रहे हैं, जो शायद इस उम्मीद में है कि चीज़ें बाद में धीमे धीमे सुलझ जाएंगी और किसी टकराव की परिस्थिति नहीं होगी। पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिति
नो डाउट इस तनाव के बाद सबसे ज़्यादा खराब है और पाकिस्तान के लिए किसी तरीके का टकराव बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान का शेयर बाजार करीब करीब 30 अप्रैल को 7,000 पॉइंट गिरा था। मुद्रा बुरी तरह पिटी हुई है क्योंकि कर्ज की वजह है, पाकिस्तानी रुपये में गिरावट है। विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है और IMF से कर्ज की स्थिति IMF से नए कर्ज के लिए बातचीत चल रही है। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है एयर स्पेस बंद करने का, उसकी दैनिक आय कम हुई है, व्यापार कम हुआ है। भारत को भी नुकसान हुआ है, भारतीय एयरलाइंसेस को भी ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दूसरे देशों में बनने वाली फिल्मों के US लाने पर 100% टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का फिल्म उद्योग खत्म हो रहा है। ऐसे में वे अमेरिका के कॉमर्स और व्यापार प्रतिनिधियों को निर्देश दे रहे हैं कि 100% टैक्स के लिए प्रक्रिया शुरू करें। ट्रंप ने दूसरे देशों में अमेरिकी फिल्म निर्माताओं को फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी बताया है। सर, कितना सीधा असर होगा इस बात का? डोनाल्ड ट्रंप प्रतिदिन हमें चौंकाते हैं और दुनिया में जो भी बड़ी घटनाएं पिछले एक महीने में हुई उसमें सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप से ही उसकी शुरुआत होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक अनोखा फैसला लिया और उन्होंने कहा कि अमेरिकी बाजार में जो फिल्में आती हैं, जो अमेरिका में फिल्में बनती हैं, में आ रही हैं बाहर से, उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। टैरिफ कितना होगा ये नहीं पता है, कैसे लागू हो पता नहीं, लेकिन हम एक डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप सब लोग जो लोग देखने वाले हो, फिल्मों के शौकीन, आपको पता रहे कि कौन सी फिल्मों पर इसका तत्काल असर होने वाला है और ये बाजार क्या है। डोनाल्ड ट्रंप इतने उत्साही, इतने सक्रिय क्यों हैं? अमेरिका को जो देश दुनिया में मूवी एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा UK का है और इसलिए सबसे ज़्यादा बेचैनी उन फिल्म कंपनियों में दिखाई दी जो अमेरिका में जो UK में काम कर रही। करीब करीब हर साल 58 से 59 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अमेरिका करता है। चीन इससे बिल्कुल पीछे। चीन की फिल्में अमेरिका में बड़े पैमाने पर देखी जाती हैं और चीन सब बड़े मूवी एक्सपोर्टर्स में और मूवी वेयर के एक्सपोर्टर्स में इसके बाद फ्रांस है, जापान है और जर्मनी है। ये 5 बड़े देश हैं जिनसे बड़ा निर्यात होता है। भारत से भी निर्यात होता है, भारत का करीब, लेकिन ये 5 बड़े देश हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि फिल्म उद्योग के लिए दुविधा ये है कि फिल्म लागत कम होने के कारण अमेरिका की फिल्में, अमेरिका के फिल्म प्रोड्यूसर और निर्माता शुभम UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ईस्टर्न यूरोप में फिल्में बनाते हैं क्योंकि वहाँ लागत भी कम है, टैक्स का फ़ायदा भी होता है और फिल्में बेहतर ढंग से बनती भी हैं। अमेरिका में वो बनाना मुश्किल होता है। इसका असर हमें आने वाले समय में 3 फिल्मों की फ्रेंचाइजीज पर तुरंत दिखाई देगा। एक मिशन इम्पॉसिबल जो कि फाइनल रेकनिंग है, जो UK में बनी है, अगर वो बन के आती है तो टैरिफ लगेगा। बैलरीना जो चेक रिपब्लिक में बन रही है बड़ी फिल्मों के तौर पर, और मार्वल फ्रेंचाइजी की स्टार वार्स जो कि UK और न्यूजीलैंड में बन रही है। ये फिल्में तात्कालिक तौर पर प्रभावित होंगी, फ्रेंचाइजी तैयार होंगी। देश भी यही प्रभावित होंगे सर? फिर देश भी प्रभावित होंगे क्योंकि UK और चीन और जापान, चाइना में कोई भी बड़ी मूवी तत्काल प्रस्तावित नहीं है, लेकिन ये UK को सबसे बड़ा असर होगा, जापान, जर्मनी और फ्रांस को भी असर होगा। टैरिफ को लेकर बड़ा सस्पेंस भी है शुभम। टैरिफ को लेकर सस्पेंस ये, जैसा हमने बताया कि अभी तक फिल्में उत्पाद तो मानी नहीं जाती हैं, ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इन पर टैरिफ लगाया कैसे जाएगा। अमेरिका की स्टूडियो की जो फिल्में विदेश में बनती हैं उस पर टैक्स क्या लगेगा या पता नहीं। इंपोर्टेड फिल्म की परिभाषा स्पष्ट नहीं है कि इंपोर्टेड मूवी जो तैयार होकर आ रही है वो कैसे बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम इस पर चर्चा करते रहें कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले को लेकर अदालतों में के कटघरे में है कि क्या फिल्में भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है, क्योंकि टैरिफ तो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे के तहत लगाए थे। लेकिन ये इससे हॉलीवुड का फिल्म उद्योग बेहद परेशान है क्योंकि फिल्म उद्योग अब उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। कोविड के दौरान बड़ी गिरावट आई थी, टिकट के प्राइस भी बढ़े हैं और इसके अलावा अन्य माध्यमों से, OTT जैसे माध्यमों से उसे प्रतिस्पर्धा भी मिल रही है। चलिए अगली खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड डील के संकेत दिए हैं। रविवार को ट्रंप ने कहा कि ट्रेड डील पर अमेरिका की चीन सहित कई देशों के साथ बातचीत हो रही है और चीन के साथ फेयर डील करना उनका मुख्य मकसद है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के कई अधिकारी डील से जुड़े मुद्दों पर चीन के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सर, फेयर डील बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, क्या बात आपको बनती दिख रही है? कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो एजेंडा में टॉप पर हैं?
दुनिया बहुत तम साधे देख रही है कि अंग्रेजी में कि कौन पहले ब्लिंक करता है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से इस बात का इशारा कर रहे हैं कि वो बातचीत करने को तैयार हैं। उस इशारे को पहले चीन ने नकारा, लेकिन अब चीन की तरफ से कहा गया कि वो भी बातचीत के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। लेकिन अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से बात स्पष्ट नहीं है कि बातचीत किस स्तर से शुरू हो रही, मंत्री स्तर से, अधिकारियों के स्तर से शुरू हो रही। चीन का जो सख्त रुख है, चीन ने इस बार जो बेहद सख्त रुख लिया है, उस हिसाब से फेयर डील की बात चीन भी कह रहा है। चीन का कहना यह है कि हमारे ऊपर टैरिफ थोपे गए हैं और इसमें स्पष्ट रूप से ट्रांसपेरेंट तौर पर बात होनी चाहिए। सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं उस हिसाब से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य देशों के साथ अपनी वार्ताओं के बीच में चीन के साथ टैरिफ के एक मसौदे पर मोटी मोटी चर्चा शुरू की है, जिसमें कुछ उत्पादों पर टैरिफ खत्म किए जाएंगे, जो पहले जैसे थे उनको शून्य किया जाएगा, कुछ पर थोड़े टैरिफ लगाए जाएंगे और कुछ पर और ऊंचे टैरिफ रहेंगे। हम आपको बताते रहे इससे पहले भी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अगले 3 महीने सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि चीन से बड़ा इंपोर्ट है सस्ते सामानों का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, गारमेंट्स का, और इनके लिए अब स्टॉक्स खत्म हो चुके हैं। अमेजन और वॉलमार्ट ने अपने सप्लायर्स को चेतावनी दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, महंगाई से बचाने के लिए चीन से कोई संधि करना, क्योंकि चीन सबसे बड़ा सप्लायर है। इसलिए थोड़ी थोड़ी बर्फ दोनों तरफ से पिघलती दिखाई दे रही है। हालांकि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो अगले हफ्ते घटेगा, उस पर डोनाल्ड ट्रंप की भी निगाहें होंगी, हमारी भी होंगी और आपकी भी निगाहें होनी चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रशिया जा रहे हैं विक्ट्री डे परेड में भाग लेने के लिए, और चूंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका के समझौते के बाद रशिया की स्थिति थोड़ी विशिष्ट हो गई है। तो ये देखना होगा कि इस वार्तालाप में, इस चर्चा में क्या होता है, क्योंकि चीन अलग से जो पेशबंदी कर रहा है समानांतर रूप से, उस पेशबंदी में रूस उसका बड़ा भागीदार है। और युद्ध के दौरान भी, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी, और जब प्रतिबंध लगाए थे जो बाइडेन ने, तब भी चीन ने रूस को आगे बढ़कर मदद की थी। तो ये अगला घटनाक्रम है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सवाल सुझाव हमको भेजिए। कल फिर आएंगे नए एपिसोड के साथ, नई खबरों, नए विश्लेषण, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।